नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। जो लॉकडाउन पूरे सीतामढ़ी जिले के साथ साथ पूरे बिहार या पूरे भारत की बात हम कह सकते हैं कि इसमें किस तरीके से बच्चों की समस्या हुई है या स्कूल संचालकों की तरफ से किस तरीके की परेशानी उनको झेलनी पड़ी है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में हैं सुरेश कुमार जी, ये ज्ञान लोक प्रिपरेटरी स्कूल के निदेशक हैं और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के सीतामढ़ी जिला कोषाध्यक्ष हैं। हमारे साथ में हैं बिट्टू विश्वास झा जी, चिल्ड्रेन हैप्पी होम के निदेशक हैं और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हैं। हमारे साथ में हैं राम मोहन शाह जी, आरएसएस विद्या मंदिर धनुषी के निदेशक सह प्राचार्य और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रखंड कार्यकारिणी सदस्य में हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिट्टू विश्वास झा जी से कि पूरे के पूरे लॉकडाउन में जब से ये मार्च से लगातार चल रहा है, तो स्कूल में सीतामढ़ी जिला में इनको किस तरीके की समस्या झेलनी पड़ी है और अभी क्या लग रहा है कि कब तक स्कूल आपका चलेगा, रिज्यूम कब से लगेगा? सबसे पहले मैं सीतामढ़ी ऑफिशियल पेज के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये लॉकडाउन अचानक से आ गया, महामारी तो कह के आती नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी का ये बहुत स्वागत योग्य कदम था कि उन्होंने भीषण महामारी में लॉकडाउन किया और हम लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसका कोई रास्ता निकाला जाए। क्योंकि हर ज़िले में संगठन बन चुका है प्राइवेट स्कूल का और हर ज़िला का राज्य की इकाई से गठजोड़ बन गया हुआ है। तो इसमें हम लोग आपस में तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान करते रहते हैं। लेकिन भारत हमारा विकसित नहीं है। एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमारे बच्चे घर में उनको माहौल तो मिल नहीं पा रहा है पढ़ाई का, घर में वो घरेलू माहौल में पल रहे हैं। आखिर जो सरकार की ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, नई शिक्षा नीति जो है कि एक पब्लिक प्लेस होगा जहाँ बच्चे जुटेंगे और वहाँ पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रयास ज़रूर किया है कि ऑनलाइन के द्वारा बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन ऑनलाइन की व्यवस्था सक्सेस नहीं हो पा रही। घर में माहौल नहीं बन पा रहा है बच्चों का पढ़ने का, जिस कारण से ये व्यवस्था बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो गई है और पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है। आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनको शिक्षा आप जो है सो दे रहे हैं। अभी सीतामढ़ी जिला जो है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा सही से नहीं हो पा रही है, उपलब्ध नहीं है। फिर ऐसे में आप कैसे उनको जो है बच्चों को क्लास दे पाते हैं या कैसे उनको आप मेंटेन करते हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बच्चे कितने प्रतिशत बच्चे पढ़ पा रहे हैं। हमारे पास दो तरह की व्यवस्था है। एक व्यवस्था है कि बच्चे घर से आते हैं पढ़ने, और दूसरी व्यवस्था है कि बच्चे छात्रावास में रह के पढ़ते हैं। तो छात्रावास के जो भी बच्चे थे वे सभी गांव चले गए। अब ग्रामीण सुदूर क्षेत्र के जो बच्चे हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर रहते हैं, 40 किलोमीटर दूर रहते हैं, और वे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वहाँ तक इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। उन बच्चों के अभिभावकों ने किसी तरह बुक परचेज कर लिया, लेकिन वे उनका एक रोना है कि सर आप वीडियो बना के जो भेज रहे हैं, इस वीडियो से बच्चे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि वीडियो में हमारी बात को बच्चे तो सुन लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन एराइज नहीं कर पाते हैं। तो उनको हम लोग कोशिश करते हैं। ये सच्ची बात है कि पढ़ाई ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सफल नहीं है, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। पेरेंट्स जिस कारण से विद्यालय को आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, विद्यालय की आर्थिक स्थिति जो शिक्षकों के वेतन देने की है वो नहीं रह गई है। आपको ये जान करके घोर आश्चर्य होगा कि 10% बच्चे ही क्लास में अपीयर हो पा रहे हैं। जो बच्चे हमारे टाउन के क्षेत्र के बच्चे हैं वे पढ़ पा रहे हैं, बाकी बच्चों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। हम लोग उसके संघर्ष में साथ निभाते हैं। ऑडियो क्लास के द्वारा टेलीफोन पर बोलते हैं बच्चों को कि आप पूछिए, और घर में माहौल नहीं है जिस कारण से पेरेंट्स संतुष्ट नहीं। मैं अगला प्रश्न सुरेश जी से पूछना चाहूँगा कि जैसा कि बिट्टू विश्वास जी ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट की सुविधा सही से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो आपको जो 10% बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या उनको लगता है आपको कि वो किसी कक्षा में बैठ करके जो पढ़ाई करते हैं, क्या वैसा वो इंटरेस्ट ले पाते हैं इस पूरे पढ़ाई के दौरान? सबसे पहले सीतामढ़ी ऑफिशियल पेज के माध्यम से आप माँ जानकी के धरती पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी।
अभी जो इंटरनेट की बात हो रही है, निश्चित रूप से हमारे जिला अध्यक्ष महोदय बिट्टू बिस्वा झा जी ने जो कहा वो एकदम सही है। सुदूर गांव के जो बच्चे हैं वहाँ इंटरनेट की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। जब हम लोग ऑनलाइन क्लास में आते हैं, बच्चे अपीयर होते हैं और हम अपनी बातों को कहते हैं, तो कुछ बच्चे उसमें जो शहरी क्षेत्र के हैं वहाँ इंटरनेट सही तरीके से मिल पाता है, वो बच्चे हमारी बातों को सुनते हैं और वो भी कुछ अपनी बातों को रखते हैं। परंतु गांव देहात सुदूर गांव के जो बच्चे हैं उनको ठीक से आवाज़ नहीं मिल पाती है और नहीं वो अपनी बातों को रख पाते हैं, जिस कारण से बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से इंटरनेट की सुविधा नहीं पा रहे हैं और क्लास से वो संतुष्ट नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये ऑनलाइन जो व्यवस्था है हमारी, उसमें हम 10% बच्चे को ही संतुष्ट कर पा रहे हैं। 90% बच्चे हमारे जो हैं वो अच्छा तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, आपने जो कहा कि 90% बच्चे, मुझे एक्यूरेट नहीं पता कि आपको ये डाटा कहाँ से मिला या कैसे मिला, आप शिक्षा का अंदाज़ा आपको होगा, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि भारतीय संविधान का जो शिक्षा का अधिकार जो कहता है, जो अधिकार बच्चों को देता है, उस अधिकार से वंचित होना है बच्चों के लिए पूरा का पूरा ऑनलाइन क्लास लेना, चाहे टेक्निकल गलती की वजह से हो या किसी भी तरीके से हो? क्या आपको नहीं लगता? नहीं, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है इसमें सभी बच्चे को शिक्षा मुहैया कराना सरकार की जवाबदेही है और हम जैसे शिक्षकों को लोगों का भी परम कर्तव्य है कि हमसे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको किसी न किसी तरीके से हमको शिक्षा देना है। चूँकि ये तो लॉकडाउन है, हम सरकार के विपक्ष में नहीं जा सकते हैं, लेकिन सुझाव तो दे सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। ये जो व्यवस्था है ये हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में मैच्योरिटी नहीं है, सरकार मैच्योर नहीं है, इसके प्रति जवाबदेह नहीं है और अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस कारण से बच्चे इस अधिकार से वंचित हो जा रहे हैं। अभी आप देखिएगा आदित्य जी, चुनाव का माहौल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग सभी लोगों का पालन करना है। जिस तरह से भीड़ चुनावी रैलियों में दिखाई दिया है और हम लोगों को स्कूल बंद करके रखने के लिए बाध्य किया गया है। मैं बात करता हूँ प्राइवेट स्कूल का, वह भारत का वह अंतिम गांव और वह अंतिम बच्चा जो गरीबी की दहलीज पर है और उसको हमने जूता, मोजा, टाई, बेल्ट और बैग उपलब्ध कराया और जब वह निकलता है अपने घर से तो लोग कहते हैं यह बच्चा स्कूल जा रहा है, ये हमने दिया है। और ये सरकार भी मानती है कि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा अगर समाज में उपलब्ध हुआ है, अगर किसी ने उपलब्ध कराया है तो वह प्राइवेट स्कूल्स है। अच्छा, एक बात कि आप कोषाध्यक्ष हैं, तो क्या जिला प्रशासन और गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ अनुदान या कुछ इस तरीके की आप लोगों को दिया गया था कि आप जो, क्योंकि स्कूल बंद है, आपको पैसे आ नहीं रहे हैं बच्चों की तरफ से या बच्चे दे रहे हैं पैसे, गार्जियन जो हैं पेरेंट्स हैं वो पैसा फीस आपको दे रहे हैं, तो क्या सरकार ने इसमें आर्थिक रूप से कुछ मदद की है या जिला प्रशासन को आप लोगों ने सहयोग के लिए आवेदन किया था? फीस की बात तो नहीं किया जाए, मैं पुनः उसी जगह पर आता हूँ। हमारे समाज में सबसे गरीब लड़का अपनी मेहनत से पढ़कर और जिला में वह टॉप करता है, अच्छे अंक को प्राप्त करता है, परंतु उसके घर से आगे की पढ़ाई के लिए उसे राशि की व्यवस्था नहीं हो कारण उसको कहा जाता है कि बाबू तुम छोड़ दो पढ़ाई, कुछ काम कर। और ऐसे मेधावी छात्र आगे की पढ़ाई के लिए बड़े बड़े अधिकारी,
पदाधिकारी के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं और वे हमारे प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन करते हैं कि सर मुझे आगे पढ़ना है, आपके द्वारा जो हमको सहयोग राशि मिलेगी उससे मैं अपनी पढ़ाई को पूरी करूँगा। और उसमें हम लोग वैसे बच्चे को सहयोग करते हैं, वैसे बच्चे ही प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन करते हैं। इसकी प्रतिशत अधिक है, हम 80% की बात करते हैं सर। 80% हमारे शिक्षक जो है इसी तरह के हैं। आज लॉकडाउन में वे बच्चे की आर्थिक स्थिति बहुत चरमरा गई है, वो आगे की पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं। साथ में उनका जो भोजन का व्यवस्था था, थाली भी छीन गई उनसे। आप सरकार के द्वारा घोषणा कर दिए कि हम आपको अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन अनाज उन्हीं लोगों को मिला है जो लोग राशन कार्ड धारी है। आपने तो शिक्षकों के बारे में सोचा ही नहीं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरी तरफ जो भी सरकारी शिक्षक हैं वे लोग भी तो स्कूल नहीं जा रहे, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, उनकी वेतन बनती जा रही है, उनको वेतन मिल रहा है। तो जो आपके समाज को स्वच्छ किया, उच्च गुणवत्ता दिया, बच्चे में काबिलियत लाया और आज समाज में वह IAS IPS बनकर उभर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहे हैं। हम अपने राजधानी की बात करते हैं, पटना में देखिए आप, पूरे पटना में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। हम ही लोगों की देन है जो डॉक्टर बनकर आते हैं। लेकिन आप उन शिक्षकों के बारे में नहीं सोचा। आपको सोचना चाहिए, सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए था कि हम इन निजी शिक्षकों के साथ किस तरह का व्यवहार करें। बहुत सारे हमारे शिक्षक आत्महत्या कर लिए, बहुत सारे संचालक हमारे आत्महत्या कर लिए, और बहुत सारे वैसे मेधावी बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ाते थे और पढ़ते थे, उन्होंने अपना ट्रेड चेंज कर लिया। अब इस धारा से हट गए हैं, मजबूरियाँ थी उनके पास, खाने के लिए पैसे नहीं थे। आज की तिथि में, समय में वह किसी दुकानदार के पास नौकरी करने को विवश है। रामसोहन जी, आप बताइए कि विद्या मंदिर जो होता है वो अधिकतर ग्रामीण परिवेश में ही स्थापित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे जैसे बहुतेरों निर्देशक, प्रिंसिपल अपना स्कूल चलाते हैं और उस परिवेश में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से शुल्क लेना, अभिभावकों से शुल्क भुगतान करवाना और समय से शिक्षकों को देना, ये बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें से करीब 20% लोग ही अपना शुल्क जमा कर पाते हैं। और जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोग का स्कूल पूर्ण रूपेण समझिए तो बंद ही हो गया। यहाँ के शिक्षक पलायन होकर अन्यत्र काम करने लगे। और आई ऑनलाइन की व्यवस्था की बात, तो ऑनलाइन व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियन अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिवाने में असमर्थता जाहिर किए कि हम लोग के बच्चा नहीं पढ़ सकते, हम लोग उतना सफिशिएंट नहीं है कि मोबाइल ख़रीद कर दे बच्चों को। तो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पेमेंट तो नदारद ही हो गया। सरकार दोहरे नीति अपनाते हुए सौतेला व्यवहार निजी शिक्षकों के और सरकारी शिक्षकों के तुलना में किए। सरकारी शिक्षकों का स्कूल का पठन पाठन बंद है, फिर भी उन्हें वेतन दिया जा रहा है, लेकिन निजी विद्यालय के शिक्षक को भोजन पर भी आफत हो गया है। यहाँ तक कि हम लोग उधार ले लेकर अभी तक गुजर बसर किसी तरह कर रहे हैं और कोई सरकार हम लोग के लिए आवाज़ उठाने पर तैयार नहीं है। अभी जो चुनाव हुआ है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के विरोध में पूरे सरकारी स्कूल के शिक्षक, आंगनवाड़ी के महिला लोग सारा विरोध में उनके वोट किए हैं, गए हैं। लेकिन हम लोगों निजी विद्यालय वालों ने सोचा
कि चलिए हम लोग के साथ कुछ अच्छा व्यवहार तो सरकार करेंगे ही, और पूरे बिहार के निजी शिक्षकों ने एक आह्वान करके एक मुश्त वोट अपने एनडीए सरकार को दिया और दिलवाया। हर जगह प्रयासरत रहा कि एक भी वोट खराब नहीं हो, ताकि आगे चल के हम लोग के लिए एनडीए सरकार कुछ सोचेंगे। अब देखना ये है कि हमारे प्राइवेट स्कूलों के लिए क्या करने जा रही है सरकार। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं कुल, और उसमें से कितने बच्चों के परिजनों ने आपको कहा कि हम मोबाइल और डाटा बच्चों को उपलब्ध करवाने में समर्थ नहीं है? सर, मैंने अपना स्कूल का संचालन 2015 से किया, और विगत 5 वर्षों में मेरे विद्यालय में करीब 250 बच्चे का संख्या है, जिसमें से लगभग 95% अभिभावकों ने मना कर दिया कि मैं अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दिला सकता, और न ही मेरी स्थिति ऐसी है कि आपको ऑनलाइन पढ़वा कर वेतन दे सकता हूँ। तो क्या उनके जो आपने जो प्रतिशत बताया कि 95% बच्चे, तो वो बच्चे ये मार्च से लेकर अब तक उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं है? जी नहीं, कोई बच्चा अभी तक पढ़ाई नहीं किया है, कुछ भी सिलेबस बच्चों का पूरा नहीं हुआ है। गार्जियन जैसे तैसे ग्रामीण ट्यूशन अपना कुछ लोगों से करवा रहे हैं, कुछ शिक्षकों के बदौलत बच्चे का पढ़ाई चल रहा है। जैसे तैसे ग्रामीण परिवेशों का बच्चा ग्रामीण परिवेशों में ही ढलकर अपना पढ़ाई पूरा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप क्या स्कूल जिले में जो समस्या स्कूल की है, या स्कूल में बच्चों की या शिक्षकों की जो समस्या आर्थिक रूप से हो या किसी भी तरीके से, क्या आप कभी प्रशासनिक व्यवस्था को इस बारे में आपने कभी अवगत कराया है, बताया है उनको कि आपको क्या समस्या झेलनी पड़ रही है? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हम लोगों का एक संगठन बन चुका है, और संगठन के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं सैयद समाइल अहमद साहब, वे पूरे राष्ट्र के निजी विद्यालय के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने कई पत्र भेजे प्रधानमंत्री जी को, कई पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजा, जो मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूं साक्ष्य के रूप में। लेकिन सरकार को पता नहीं क्यों, सरकार को ये आइडिया लग गया है कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और जैसे सोने के अंडा देने वाली मुर्गी के साथ जो घटना घटी कि उसका मालिक ने सोचा कि एक ही दिन में इसे सारा अंडा ले लेते हैं, और उसको काट करके जब उसने अंडा लेना चाहा तो मुर्गी मर गई। तो प्राइवेट स्कूल की जो दशा है, मैं अपने विद्यालय के एक शिक्षक की घटना सुना रहा हूँ कि इसी लॉकडाउन में अब चूँकि हम लोग उनको वेतन नहीं दे पा रहे हैं, जो भी पैसा आ रहा है हम लोग शिक्षकों में समान रूप से बांट दे रहे हैं। तो किसी को 2000 रुपया अब मिल जा रहा है बहुत मुश्किल से। अब 2000 रुपया में आप सोचिए ना कि इतनी महंगाई है, उसका घर कैसे चलेगा। तो एक शिक्षक महोदय ने अपना ब्लड प्रेशर का दवा नहीं खरीदा, और उन्होंने अपने घर की आवश्यकता पूर्ति शुरू की। तो हमको एक सप्ताह जब बीता तो मैंने फ़ोन किया कि सर आप एक सप्ताह से नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है। तो उनके भतीजे ने कहा कि सर चाचा जी तो कोमा में हैं, यहीं नवजीवन अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रहे हैं, और हम लोग उनको नहीं बचा पाए। आप समझ सकते हैं कि यह केवल मेरे स्कूल की ये घटना नहीं है कि हमारे एक शिक्षक एक्सपायर कर गए, कई विद्यालय के संचालक भी एक्सपायर कर गए। ये बिहार की घटना है, और ये पेपर पत्रिका में आती रही। ऐसा नहीं कि सरकार किसी घटना से वाकिफ़ नहीं है, सरकार हर घटना को जानती है। क्या ये लॉकडाउन होना बहुत आवश्यक था? मैं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सरकार को जो निजी विद्यालय हैं उनके लिए कोई एक भत्ता का व्यवस्था करके देना चाहिए, ताकि उनका घर चल सके। किसी विद्यालय के पास कोई ऐसा फंड नहीं है जिस फंड से वह अपने शिक्षकों को बैठा करके वेतन दे सके। यह सरकार ही कर पाती है अपने विद्यालयों में, निजी किसी भी व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने आवाज़ ज़रूर उठाई है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सैयद समाइल अहमद, उन्होंने कई बार आवाज़ उठाया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्र भेजा, प्रधानमंत्री जी को यहाँ पत्र भेजा। अब भारत में उन लोगों के सिवा है कौन जहाँ हम लोग अपनी बात को रखें, लेकिन सरकार की तरफ से इस दिशा में कभी कोई बात नहीं हुई। हमने भी अपने स्तर से प्रयास किया था, शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा था और उन्हें अपनी समस्या बताया था कि कम से कम नहीं कुछ संभव है तो जो गरीब और अलाभकारी समूह के बच्चों को पढ़ाने के एवज में जो हमको जो राशि मिलती है कम से कम उतना ही दे दीजिए। उतना भी मिलता तो शिक्षकों को कुछ ना कुछ थोड़ी सी राहत आती, और हमारा जो काम किया हुआ है पैसा वो भी सरकार, उस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार को तो चुनाव लड़ना था। और हमारे एक साथी ने अभी आपको बताया भी है कि जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं वे हड़ताल भी करते हैं, उनके पास अधिकार है।
और उनकी बात सुनी भी जाती है और वे सरकार के खिलाफ जाके वोट भी करते हैं। और हम लोग जो सरकार के साथ हैं, सरकार को इस दिशा में कोई ख्याल नहीं है। हम लोग सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हैं शायद सरकार के नज़रों में। सरकार ने अभी तक कोई रोड मैप तैयार नहीं किया है जिससे यह समझा जा सके कि निजी विद्यालय के लिए भी सरकार के पास कोई दूर का कोई प्लान है। निजी विद्यालय के बारे में शायद सरकार यही समझ रही है कि यहाँ अमीर के बच्चे पढ़ते हैं और जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उनके प्रति क्या रोड मैप है, गॉड नोज। हम लोग अभी तक कुछ ऐसा नहीं जानते। अच्छा, जिले में सीतामढ़ी जिला 15 लाख की आबादी है, 15 लाख से कुछ ज़्यादा ही हो, और क्या इस पूरे ज़िले में कितने बच्चे और कितने शिक्षक जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, कितने बच्चे और कितने शिक्षक प्रभावित हुए हैं इस पूरे लॉकडाउन में? और जो सरकार की नाकामी कहें या अव्यवस्था कहें उनकी, इसमें कितने बच्चे और लोग प्रभावित हुए हैं? हमारा मानना है कि ज़िले में ऐसे सरकार के नज़रों में तो 700 निजी विद्यालयों ने ही आवेदन दिया है मान्यता लेने के लिए, इसलिए सरकार के नज़र में तो 700 निजी ही विद्यालय हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मोहल्ला हैं, ऐसे टोले हैं, ऐसे गांव हैं जहां गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय भी चल रहे हैं और लॉकडाउन है, सभी सरकार के साथ, तो सब लोगों ने बंद करके रखा है। मेरा मानना है कि ज़िले में 1500 निजी विद्यालय कार्यरत हैं, जिसमें हर निजी विद्यालय में कम से कम 10 शिक्षक काम कर रहे हैं। उनकी संख्या 15,000 तक हो सकती है जो प्रभावित हैं। अच्छा, आप एक गार्जियन भी हैं, बच्चों को, आपके बच्चे होंगे, पढ़ते होंगे, तो क्या आपको एज ए पेरेंट्स, गार्जियन के रूप में क्या डर लगता है बच्चों को स्कूल भेजने में? या क्या लगता है कि बिहार के जो और या देश के जो अन्य बच्चे, गार्जियन, जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो क्या बच्चों को स्कूल भेजने में डरते हैं क्या? महामारी है और इसमें ज़्यादा खतरा बच्चों को ही है और बुज़ुर्गों को है। तो मैं चूँकि बच्चों का शिक्षक हूँ तो मैं भी एक पिता हूँ। पिता 10 प्रकार के होते हैं और उस नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं बच्चों के लिए सोचूं। तो बच्चों को जब तक महामारी की कोई दवा नहीं आ जाती है स्कूल नहीं भेजना चाहिए। पेरेंट्स के मन में भी यही बात है कि जब तक महामारी की कोई दवा नहीं आ जाती है तब तक उनको स्कूल भेजना श्रेयस्कर नहीं है। हमारी जो मूल बातें हैं जिस पर हम अभी आपसे बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये बातें प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे और मुख्यमंत्री जी ज़रूर देखें इसको, क्योंकि ये घर घर की बात है। बच्चे तो प्रभावित हैं बुरी तरह से, उनके पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके इंटरनेट का इतना विकास होना चाहिए कि हर घर तक इंटरनेट पहुंच जाए, क्योंकि यह आवश्यकता है हमारी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बनाया गया इसकी रक्षा सरकार ही कर सकती है। जब तक इंटरनेट हर घर में नहीं जाएगा बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई की पद्धति बहुत अच्छी है, इसमें थोड़ी सी टीचर्स को ट्रेनिंग दे दी जाए तो बहुत अच्छा पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लासरूम में पढ़ाई होती है। इसलिए मेरा भी मानना है कि बच्चे को स्कूल नहीं आना चाहिए। एक अभिभावक के रूप में मेरा भी बेटा है 2 और उसको भी मैं चाहूँगा कि जब तक कोई दवा नहीं आ जाती है तब तक बच्चे विद्यालय न जाएं। लेकिन शिक्षकों के आजीविका की कोई ना कोई व्यवस्था निकलनी चाहिए, कोई ऐसा भत्ता बनाया जाना चाहिए जिससे गुजारा भत्ता शिक्षकों को दिया जा सके, और यह बिना सरकार के सहयोग के संभव नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो सुनियोजित तरीके से इंटरनेट गांव में पहुंचाए और जो बच्चे और जो शिक्षक जो पैसे की कमी से झेल रहे हैं, जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, इस पे काम करना चाहिए। आप देखते रहिए सीतामढ़ी ऑफिस।